ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ईवीएस का पोर्शन करवा रहा था, जिसमें मैं आपको ईवीएस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं उनकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी हम तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैं आपको टॉप 60 करके करवा रहा था। कल मैंने आपको टॉप 60 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम आगे उसके 60 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है YouTube की तरफ से। बाकी मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों जगह पर शेयर कर दिया गया था। आप जहां से जुड़ना चाहते हो और वहां से जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ में सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी 26 जनवरी। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, उन सभी को गुड आफ्टरनून। ओके, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये पेपर 1 के लिए। डियर, ईवीएस जो होती है वो पेपर 1 में ही पूछी जाती है, पेपर 2 में ईवीएस नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ये पेपर 1 के लिए है। बिल्कुल डियर, सबको जय हिंद, जय भारत, बिल्कुल हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बिल्कुल सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। धीरे धीरे बच्चे अपने आप जुड़ते रहेंगे, आगे अपने आप आते रहेंगे बच्चे। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया है जो कि बुकलेट नंबर कौन सा है, ए है। चलिए, जिसमें हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले ईवीएस के बारे में। ईवीएस के बारे में तो एक बार नहीं चलते हैं अपने ईवीएस वाले पोर्शन पर। ईवीएस का पोर्शन शुरू होता है 61 से। तो चलिए एक बार मैं 61 पर चलते हैं, फिर इसके आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, 50, देन 54, ये आ गया 60 और ये आ गया आपका ईवीएस का पोर्शन। ठीक है, यहां से शुरू है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो जिसका पहला क्वेश्चन आपका 61 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोल रखा है, देखिए पढ़िए। बोल रखा है कि कोई व्यक्ति जो है 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है तो इस ट्रेन यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, वो आपको बताना है। चलिए बच्चों का आंसर। बिल्कुल डियर, सभी साथियों को, सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी 26 जनवरी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बच्चे कह रहे हैं इसका 53 आंसर होगा। देखो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। देखो कब चली वो, 29 नवंबर को चली। कब पहुंची, 1 दिसंबर को, यानी कि 3 दिन का समय लगा उसको। 29, 30 एंड 1। तो 3 दिन में हम कितने दिन का समय लेते हैं, 2 दिन का, यानी कि 48 घंटे लेते हैं। मैंने आपको बताया था 1 दिन में 24, 2 दिन में 48। और तीसरे दिन का समय देखो आपके पास मिल रखा होगा, 1 दिसंबर 2019 को वो पहुंची 11:45 पर। तो तीसरे दिन का समय आपके पास है, तो 11:45 आप इसमें से क्या कर दो, प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो ये 45 का 45 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि 59 पॉइंट, मतलब उसको कितने मिले, 59 घंटे और 45 मिनट लगे। अब वो चली कितने बजे थी, तो वो 19:45 पर चली थी। मतलब इससे पहले तो वो ट्रेन खड़ी होगी, तो इसमें से आप 19:45 माइनस कर दो। तो 45 में से 45 चला जाएगा, 9 में से 9 चला जाएगा, और 5 में से 1 चला जाएगा, 40 बचा। ठीक है, यानी कि उस गाड़ी को जो समय लगा वो 40 घंटे लगा इन 3 दिन के सफर में। कितनी चली थी वो, 21-20 चल चुकी थी। 21-20 को डिवाइड कर दो आप किससे, 40 से। 0 से 0 कट जाएगा। 2 का टेबल हमें आता है, 2 दूनी 2 एकम 0, 2 छिक। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे और 2 तियां, यानी कि 53। ऑप्शन नंबर 3। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। अब किसी बच्चे को कैलकुलेशन नहीं भी आती तब भी मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह करके दिखाया है, कैलकुलेशन आपकी इजीली हो जाएगी। तो 53 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक और चीज बता देता हूं। आज आपकी शाम को 4 बजे मैथ्स की क्या है, मैराथन क्लास है। क्या है मैथ्स की, तो मैराथन क्लास है। तो जिस जिस बच्चों को मैथ्स की मैराथन लेनी है वो शाम को 4 बजे अपनी क्लास ले लीजिएगा। शाम को 4 बजे आपकी मैराथन क्लास है, और किस चीज का है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन का है। यानी कि जो 15 मार्क्स की पूछी जाती है वो, जिसमें आपको सर
क्या करवाएंगे? पीके सर करवाएंगे। आपको पीके सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, मुझे सभी बच्चों का पता है। और साथ ही साथ में पीके सर जो करवाएंगे वो करवाएंगे टॉप 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहने का मतलब टॉप 20 टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे, और हर टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे? 4-4, 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाएंगे अलग अलग डिफरेंस के, और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जिस बच्चे ने ये वाला सेशन आज ले लिया तो 12 से 13 नंबर आप इजीली ला सकते हो, मैथ में कंप्लीट हो जाएगा। और किसी बच्चे ने अच्छी तरीके से समझ लिया तो 15 में से 15 भी ले लोगे आप। ओके, तो शाम को 4 बजे आपकी मैथ्स की मैराथन है, जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल आज शाम को 4 बजे, ठीक है, बिल्कुल आज शाम को 4 बजे। चलिए, आपका मेथड बेस्ट है यार, मेरा मेथड भी ठीक है, बाकी सर जो बताते हैं पीके सर वो भी इसी मेथड से ही बताते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, यानी कि कौन ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल फेम के वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम्स, बेचेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्णम मलेश्वरी? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, देखते ही लगा लेना चाहिए था। कर्णम मलेश्वरी जो है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या करा था, भारत के अंदर और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर रखा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट्स? तो मैंने आपको रूट्स का बताया था, स्टेम्स का बताया था, लीव्स का बताया था, अलग अलग प्रकार की चीजों मैंने आपको 7 से 8 प्रकार के बताए थे जो कि आपके एनसीईआरटी के द्वारा होते हैं, जो मैंने कि आपको मैराथन सेशन में भी करवाया था और अलग से डिटेल में भी करवाया था। जिस बच्चों ने नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, गाजर, चुकंदर और मूली, यानी कैरेट, बीट रूट और रेडिश, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपकी जड़ें होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर लगाया सभी बच्चों ने। चलिए, कई बच्चों ने 64 का भी आंसर दे दिया, दिख नहीं रहा था फिर भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ जो पाया जाता है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर था, जो कि आपको बताया भी था ये कैसा होता है पेड़। इसकी तने जो होते हैं वो 30 टाइम्स तने से बड़ी होती हैं, इसकी जड़ें 30 गुना ज्यादा बड़ी होती हैं, और साथ ही साथ में अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, जो कि लोकल पीपल्स वहां के होते हैं उन पतले पाइप से उसको इस्तेमाल करके पीते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए। नेफ्निथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 है आपके पास, क्या है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को, बिल्कुल गलत है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ ये चूहों और मेंढकों को भी खा लेता है। नेक्स्ट है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं, मोहक खुशबू निकालता है, आवाज नहीं निकालता। तो सी और डी दोनों के दोनों गलत हो गए। तो ए एंड बी, केवल ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही था इसका आंसर, ठीक है। बी नहीं होगा डियर, ए होगा। ए एंड सी तो गलत था ना आपका, बी कैसे हो गया? बी गलत है जिस जिस बच्चों ने लगाया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी से समुद्र या तट तक की अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस एक राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है डांडी समुद्र यात्रा जो करी थी उन्होंने नमक के लिए, वो कहां से करी थी? गुजरात से। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल गुजरात से करी थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि उच्च ज्वार, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है, यानी कि एक बुखार आ रहा है, तेज बुखार और कपकपी के साथ आ रहा है, जिसको किसके साथ सॉल्व किया जा सकता है? तो सिंकोना के पेड़ की छाल से कुनैन नाम की एक दवाई बनाई जाती है जो कि किसकी होती है? मलेरिया की। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल सेकेंड आंसर इसका राइट आंसर था, ठीक है। हाँ जी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या बोल रखा है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका हॉस्पिटल वाई पर स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मैं आपको करवा रहा था, कब? परसों मैंने आपको करवाया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले चैप्टर में। तो इसको तो क्वेश्चन सभी बच्चों को रट गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी रट चुका है, बिल्कुल बी इसका सही आंसर था। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम इसका आंसर आ रहा था। कैसे आ रहा था? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए,
पहले क्या बोल रखा है, उसकी कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर जो है पहले ए पर जाता है जो कि एक्स के ठीक पूरब में है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये मान लीजिएगा एक्स है, इसके ठीक पूरब में क्या है आपका ए है, जो कि कितना मीटर था, 600 मीटर था। ठीक है, आगे बोल रखा है इसने, फिर वह बी पर जाता जो कि ए के ठीक दक्षिण दिशा में है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो कि नीचे की तरफ है, जो कि कितना था, 450 मीटर था। बी पर पहुंच गया, ठीक है। फिर दूरी क्या करी और वह सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम में है। बी के ठीक पश्चिम में है यानी कि इधर है पश्चिम। ठीक है, अब बी के पश्चिम है तो ये पहुंच गया सी, और कितना मीटर था, 120 मीटर था। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अंत में वो क्या है, वाई अपने अस्पताल पहुंच जाता जो कि सी के ठीक उत्तर में है, यानी कि ये है उत्तर, सी के ठीक उत्तर में है, जो कि कितना है, 90 मीटर है। ओके, आगे बोल रखा है कि अस्पताल के संपेक्ष डॉक्टर की घर की सही दिशा। तो डॉक्टर देखो अंत में कहां पहुंच गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गया था, यानी कि ये हॉस्पिटल है उसका वाई। ठीक है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के संपेक्ष उसकी घर की दूरी बतानी थी, सर घर की सही दिशा बतानी थी। तो घर की सही दिशा बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेन चेंज करना पड़ेगा। यहां पर बनाया आपने प्लस और ये बनाया उसकी घर की दिशा। ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट। तो नॉर्थ एंड वेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। रट चुका है ये आंसर, मैंने 3 बार करवा दिया इसको लगाकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चराव नृत्य, यानी कि चराव जो नाच है वो कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये फसल कटाई पर करा जाता है, और कहाँ करा जाता है, तो मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य, ये बताइए कौन बच्चा बताएगा, तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य कौन कौन से, कौन सा बच्चा बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 69 का बी मिजोरम, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। अब बताइए 70 का तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य, ये कौन सा बच्चा बताएगा, बिल्कुल सही आंसर है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा आपसे। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं बी, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल गलत लगाया, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो निकटवर्तीय राज्य तमिलनाडु का नहीं है। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्या है, आंध्र प्रदेश। देखो ये जो है नीचे की तरफ, ये जो हमारा भारत है, दक्षिण भारत, जो कि ये है इतना सा भारत, ये है केरल, इसके बगल में है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के ये तमिलनाडु के बगल में केरल तो है, यानी कि केरल तो होगा ही होगा। इसके ऊपर जाओगे तो इस तरफ में ये वाला भाग जो है वो क्या है, ये है कर्नाटक का, और इसके बगल में जो ये वाला भाग होता है वो है आंध्र प्रदेश, और इसके बगल में यहाँ पर होता है तेलंगाना। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। तो आपको जो है वो ऐसे मैप याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तब जाकर आप आंसरों को सही तरीके से दे पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं आप अपने पेडागोजिकल क्वेश्चनों पर। देखो क्या बोल रखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है इसने, नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। तो कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए 70 का डी, ओके 70 चला गया डियर, 71 है, 71 का बताइए क्या होगा, 71 का डी, 71 का डी क्या है, डी देखिए, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना। देखो कभी भी जो है किसी भी चीज के लिए सटीक की जानकारी बात नहीं करी जाती है, और सटीक जो होता है, और वैसे भी क्वांटिटेटिव की बात क्वालिटेटिव की बात करी जाती है, क्वांटिटेटिव की बात नहीं करी जाती। और यहां पर इंग्लिश में देखो क्वांटिटेटिव करा जा रहा है, मतलब बच्चों को केवल रटवाया जा रहा है, रटवाने के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर लगाया। ध्यान रखिएगा क्वालिटी पर बात होना चाहिए, अधिगम पर बात होना चाहिए, लर्निंग पर बात होना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन या फिर रिकॉलिंग या फिर रिमेंबरिंग या फिर क्वांटिटेटिव, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3री से 5वीं के लिए एक विषय क्षेत्र है जो कि संकलित करता है। जल्दी से बताइए जो 3री से 5वीं तक में सब्जेक्ट एरिया को इंटीग्रेट किया गया है वो क्या है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। चलिए 71 का डी फॉर दीपक थैंक यू डियर। ओके सोनम कह रही है सर मेरे चैट को देखिए, बताइए क्या करना है डियर।
जूम करे डियर, इससे ज्यादा जूम करूंगा तो आई थिंक दिखेगा नहीं आपको। मैं तो इससे ज्यादा जूम कर दूंगा, देखिए आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं है। इतना आपका बेस्ट है, इतना आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा। इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो ये देख सकते हो जूम में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी, इससे ज्यादा में दिखेगा नहीं प्रॉपरली डियर। इसको एडजस्ट करूंगा तो ये देखो दिख ही नहीं रहा, रहने दीजिए, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। अब अपने फोन को लैंडस्केप मोड में लेके आइए, ऐसे लेके आइए लैंडस्केप मोड में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने कहा ये बिल्कुल सही कहा है। ये आपका एनसीएफ कहता है। कौन कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है। जब मैं आपको एनसीएफ 2005 करवा रहा था उसमें मैंने आपको बोला था कि तीसरी से पांचवी में जो भी ईवीएस है उसमें पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ में विज्ञान की अवधारणा के कुछ मुद्दे भी रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एनसीएफ 1975 जब मैं करवा रहा था वहां से लेकर एनसीएफ 2005 तक मैंने आपको करवाया था, उसमें ही सारी की सारी चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? देखिए सही है बोल रखा है, पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से लेकर 5वीं, बिल्कुल गलत है, तीसरी से लेकर 5वीं तक होता है। नेक्स्ट है एक से दूसरी की कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली और दूसरी क्लास में जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसकी अलग से बुक नहीं होती है, भाषा और गणित के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, जिस जिस बच्चे ने लगाया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन, ध्यान रखिएगा कि चिल्ड्रंस गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट दैट, यानी कि जो सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंकित करता है। किस तरफ इंकित करता है? पर्यावरण अध्ययन को याद करने के लिए बिल्कुल नहीं होता, कभी भी याद रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करता। सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। देखिए सूचनाओं के द्वारा की बात करी जा रही है, यानी केवल इंफॉर्मेशन की बात करी जा रही है, बिल्कुल गलत है यहां पर, ठीक है। लर्निंग भी करवाई जाती है। पर्यावरण अध्ययन जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए बच्चा जिस प्रकार से सीखेगा उसकी आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है, अरुचि क्या है, सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? देखो उपकरण पूछा गया, जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जो थीम दी गई है 6 मुख्य थीम, उसमें आपकी 4 सब थीम है। तो उन 4 सब थीम उपकरणों की बात करी गई है, यहां पर सब थीम की बात करी गई है। तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं सी, बिल्कुल डियर। एनिमल जो है, जानवर जो है वो सब थीम है, जो कि कहां पर रखा गया है? फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत रखा गया है। ये जो है इसका एक पार्ट है फैमिली एंड फ्रेंड का, ठीक है। चलिए मेन थीम है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और मित्र, और उसकी सब थीम है एनिमल, जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ध्यान रखिएगा वांछनीय पूछी गई है, टेंशन मत लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा इन क्वेश्चनों में, ठीक है। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना। देखो ईवीएस का मतलब जो होता है वो संस्कृति के साथ भी सिखाना होता है, तालमेल सिखाकर अपने समुदाय से, तो ये हो सकता है। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित। महत्वपूर्ण सूचनाओं को, सूचनाओं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं होता है, मैंने आपको बोला है, लर्निंग के ऊपर फोकस होता है, ओके। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, यानी कि जो 6 थीम्स है उसको लीनियर में क्या करना है आपका, केवल उसको रखना है और उसको आयोजन करवाना है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहे तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए 2 बचे आपके ऑप्शन। देखो जब आप कक्षा में बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को जब संबोधित करोगे तो ऑलरेडी आप पर्यावरण के 6 प्रकरणों को संबोधित कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल ए इसका सही आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ध्यान रखिएगा नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा।
क्या है देखिए, पहला सक्रिय भाग लेना चाहिए, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए, बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन ले हर चीज में। बच्चों के समुदाय के सदस्य, समुदाय से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी संस्कृति से सीखते हैं, कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सीखते हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, देखो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक केवल लिखा होता ना तो गलत हो जाता, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है सीखने सिखाने के लिए। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्यान और परिभाषा के ऊपर कभी भी जोर नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल डियर ए इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रखा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब जो पर्यावरण अध्ययन सीख रहा है उसे इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हो किसके द्वारा, तो इन चारों चीजों के द्वारा। क्या है, पहला वृतांत। अब ध्यान रखिएगा जो नैरेटिव्स होता है इसमें जो होता है केवल टीचर जो होता है सामने व्याख्यान कर रहा होता है और बच्चे वहां पर उसको सुन रहे होते हैं, जो कि चीज अपने आप में ही गलत होता है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चों को एक्टिव रखकर उसमें सिखाना चाहिए सारी की सारी चीजों में। आगे चलते हैं कहानियों के द्वारा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए कहानी तो इंपॉर्टेंट होती ही होती है। आगे बोल रखा है कि ओके, वृतांत का मतलब वृतांत नरेटिव यानी कि जो होता है कहानियों के माध्यम से। डियर वृतांत होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये कहानी एक तरीके की कहानी होती है, ध्यान रखिएगा क्या होती है, कहानियां होती हैं। वृतांत यानी कि जब बच्चे को सामने कोई चीज को व्याख्यान कर रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा, यहां पर एक्टिव होता है बच्चा, ये वाला होगा, एक्टिव होता है यहां पर बच्चा, ये होगा इस चीज को। चलिए डाउट में रख लेते हैं, बाकी और ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली से व्याख्यान, यहां पर केवल टीचर व्याख्यान कर रहा होगा और बच्चा इनएक्टिव होगा, यहां पर बच्चा एक्टिव नहीं होगा, गलत है। तो सी जिस जिस ऑप्शन में हो तो गलत ही कर दीजिए, सी इसमें है गलत, सी इसमें है गलत, सी इसमें है गलत, छोड़ दीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने सेकंड लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बी। ए नहीं होगा डियर, बी होगा, 78 है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 78 ही है, ए नहीं होगा बी होगा, बी इसका सही आंसर है। ए जिस जिस बच्चों ने लगाया गलत है, सी कभी भी नहीं होगा। शिक्षकों की अवधारणाओं को प्रभावशाली से व्याख्यान, व्याख्यान केवल बच्चा ही, जब टीचर ही कर रहा है सारी चीजें तो बच्चा वहां पर केवल सुन रहा है, और ये कैसा होता है, टीचर सेंटर्ड क्या होता है, आपका करिकुलम होता है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका लगाया ये सी, वो गलत है। ठीक है, एक ऑप्शन गलत होने की वजह से देखो आपका आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। देखो उनका चित्र बना रहे हो और फिर उनका अवलोकन कर रहे हो, ऐसा प्रेरित करने का आपके इन चारों में, तीनों में से ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं, चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए फोर्थ 78 का बी फॉर बिहार स्टेट, ओके 78 है कि 79 है, 79 है, 79 का बताइए डियर। अगर ए बी डी होता तो, चलिए ए बी डी होता तो एक बच्चे ने पूछा क्या है, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्यान। ध्यान रखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ये जो होता है वो थोड़ा बहुत तक करवाया जाता है, व्याख्यान से अच्छा होता है, लेकिन फिर भी टीचर ही यहां पर प्रदर्शन कर रहा होता है, टीचर ही उसको समझा रहा होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी टीचर सेंटर्ड के अंदर ही आता है। अगर मैंने आपको टीचिंग मेथड जब पढ़ाया था, आपने देखी होंगी क्लासेस, तो आपको पता होगा ये दोनों के दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं, और केवल ए ही बी होगा। ओके, ए बी और डी होता तब भी इसका ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं डी होगा, डी देख लेते हैं क्या है, डी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, ए बी एन सी। चलिए देखते हैं, पहला सृजनात्मक कौशलों का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पहले चित्र दिए गए उसमें रंग भर रहे हैं और चित्र बना रहे हैं, तो सृजनात्मकता तो होगी कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ में बच्चा वहां पर अवलोकन तो कर ही रहा है, तो ये भी सही है। साथ ही साथ में वहां पर सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास हो रहा है, यानी कि जो भी बच्चा सीख रहा है उसको अपने अनुसार करने की सीख रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल फोर्थ इसका सही आंसर है। ओके बच्चे कह रहे सर आंसर की से कंफर्म कर लीजिएगा। डियर टेंशन ना लो, गलत नहीं बताया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको यहां पर समझा दिया जाएगा, और जो भी आपको यहां पर करवाया जा रहा है वो आंसर की से ही करवाया जा रहा है, टेंशन ना लीजिए, आंसर की में ही आपका आंसर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सीटेट की आंसर की है, जो जहां पर गलत होगा वो तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सीटेट की आंसर भी की भी कई बार गलत होती है। ठीक है,
चलिए बच्चे कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा, तो राइट हैंड साइड में दिया 3 डॉट होंगे, वहां पर क्लियरिटी को अपनी 480p पर कर लीजिएगा, साफ दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि देखो किस पर बल दिया जा रहा है, शिल्प कला और चित्रकला, यानी कि जो भी क्राफ्ट है, आर्ट्स है, उनको समूह में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? ग्रुप्स में किया जा रहा है। और आप सभी को पता है जब आप कोई चीज ग्रुप में करते हो तो ग्रुप में करने पर आपकी समाजीकरण का विकास होता है, सहायता लेते देते हो। तो यहां पर इस हिसाब से क्या होगा, देखिए पहला आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए, नीचे की तरफ आपके ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से बताइए। चलिए बच्चे कह रहे हैं 80 का सी, 80 का सी, 80 का सी, 80 का सी। सी क्या है? बी और सी सही है। चलिए देख लेते हैं। कक्षा की अनुशासनता को रोकने के लिए, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए ऐसा कर रहे हो। नहीं, ऐसा अनुशासन में रखने के लिए नहीं करते हो, सिखाने के लिए करते हो। समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित, बिल्कुल डियर सही आंसर लगाया। यहां पर क्या करा? सहपाठियों द्वारा सीखने पर, पीयर ग्रुप से सीखने पर। समूह बना रहे हो तो सीखोगे ही, ऑप्शन नंबर बी तो सही था। आगे बोल रखा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतरक्रिया का बेहतर करता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करता है बच्चा? सामाजिकरण का विकास करता है, सी भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय में पूरा कर, ये तो समय में पूरा करने के लिए किसी चीज के लिए फोकस ही नहीं होता है। कभी भी आप इस चीज के ऊपर फोकस मत करिएगा कि टाइम पर हमें टाइम टेबल पूरा करना है, नहीं, हमें केवल सीखने पर फोकस करना होता है या सिखाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली बोल रखा है इसने। ठीक है, तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए डियर। सर आज इंग्लिश की क्लास होगी डियर, मैंने अभी तक मैम से बात नहीं करी है, तो मैं अब कंफर्म नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश की क्लास होगी कि नहीं होगी। मैंने अब तक बात नहीं करी, उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है मुझे नहीं पता उनके बारे में। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं 81 का सी, 81 का सी, 81 का सी। बिल्कुल डियर, कक्षा में जरूरी नहीं है कि केवल बच्चा कक्षा में ही सीखेगा, समाचार पत्र से भी सीख सकता है, समुदाय एवं सदस्य से भी सीख सकता है, परिवार एवं सदस्य से भी सीख सकता है। कक्षा में वो सीखता भी है, जरूरी भी है और नहीं भी है। इसके बिना भी सिखा सकते हो और इसके साथ भी सिखा सकते हो। तो हमें केवल 3 ऑप्शन चुनने थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है। तो इस हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल डियर सी। जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ए, बी एंड सी। 4 ऑप्शन में से केवल हमें 3 चुनने थे जो कि सबसे बेटर थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में हमारा फ्यूल कितना खत्म हो रहा है वो समाचार पत्र से पता चलेगा। सब परिवार एवं मित्र जो होता है, हमारे सदस्य जो होते हैं, हमारे कम्युनिटी जो होती है, हमारा परिवार होता है, उससे हमें समाजीकरण का ज्ञान मिलता है। इसलिए सी इसका बेटर ऑप्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी कि जो भी आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लर्निंग इज फॉलो इन ईवीएस, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अब तक आंसर दे देना चाहिए था इसका। ओके बच्चे कह रहे हैं सर अभी कंफर्म कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है डियर, मैं अभी एक बार पढ़ा देता हूँ, वीडियो के एंड में मैं एक बार कॉल करके पूछ लूंगा उनसे और आपको मैं बता दूंगा। एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि हमारी भी क्लास लंबी होने वाली है, तो जैसी वीडियो की खत्म होने वाली होगी मैं उनको कॉल करके पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए 82 का डी कह रहे हैं, डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। किसी भी चीज को सिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना होता है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय से वैश्विक की ओर चलना होता है, ये उल्टा कर दिया है। मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है, ये भी उल्टा कर दिया गया। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, ये भी उल्टा कर दिया और ये सीधा है। तो ऑप्शन नंबर 4, पहले वो चीज सिखानी है जो बच्चे को पता हो और फिर उसको अज्ञात के अंदर ले चलना है, जो चीज उसको नहीं पता, मतलब पहले रुचि उत्पन्न करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको कल करवाया था शाम को 4 बजे, और 4 बजे मैंने आपको बताया भी था फॉर्मेटिव क्या होता है और सबमेटिव क्या होता है। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए 83 का डी बच्चे बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। ओके, ए बोल रहे हैं। ओके चलिए, मतलब कल बच्चों ने सही से समझा नहीं। ओके, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। रूबी वर्मा ने सही आंसर दिया है इसका, मुकेश शर्मा ने सही आंसर दिया है, शिखा जी ने सही आंसर दिया है इसका। ओके, मोहम्मद नईम ने बिल्कुल सही दिया, 83 का डी 4 दीपक सर पापा की परी ने भी बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन नंबर 4
सही आंसर है। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ये समेटिव, ये क्या होता है आपका समेटिव होता है, फॉर्मेटिव नहीं होता, इसमें निदान भी नहीं होता, इसमें रचनात्मक भी नहीं होता। ओके, तो हमसे नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बाकी ये तीनों के तीनों क्या थे, आपके रचनात्मक परीक्षण थे। ठीक है, नहीं देखिए तो कल वाली एक बार जो मैंने कल आपको शाम को 4 बजे क्लास करवाई थी वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है मेन पेडागोजी जो होती है वो लगभग आपकी कितनी पूछी जाती है, 50 to 70 मार्क्स की पूछी जाती है। हर ये लगा लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों सब्जेक्ट में 5 नंबर की मेन पेडागोजी होती है, तो 5 × 25 ये हो गए, फिर 30 नंबर की आगे हो गई, तो ये कितने हो गए, ये डायरेक्टली 55 हो गए। 55 तो ये हो गई, बाकी और भी आपके पूछी जाती है, ये तो मैंने कम से कम बताया, इसलिए मेन पेडागोजी को जरूर देखिएगा जो मैं आपको करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा किसको दूर करना चाहिए वो पूछ रखा है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। 84 का डी, 84 का डी, 84 का डू। चलिए डी क्या है, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ये तो सही है ना, क्वालिटेटिव आकलन की बात करी गई है ना, इसको दूर थोड़ी करना चाहिए, इसको तो लाना चाहिए। बच्चा कैसे सीख रहा है कैसे नहीं सीख रहा है तो सही आंसर है, तो जिस बच्चों ने इसका आंसर लगाया डी वो बिल्कुल गलत है। 84 का ए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, बिल्कुल डी और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी बच्चे के उत्तर को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, अगर किसी बच्चे का गलत है तो उसको उसका रीजन बताकर उसको ठीक करने का तरीका बताना चाहिए। ये नहीं कि आपने गलत कर दिया तो जाओ, सही कर दिया तो नंबर मिल गए, नहीं, वो केवल सबमेटिव में होता है, फॉर्मेटिव में आपको सीखने पर फोकस दिया जाता है। ओके, आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करनी चाहिए, पाठ के अंत में दिया होता है। आकलन तो करना मेन होता ही होता है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको दूर रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटी के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे, यदि शिक्षक इन चारों ऑप्शन में से बताइए सही आंसर क्या होगा। कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर, फटाफट बताइए। 84 का ए, अब तो चला गया डियर 84, अब तो 85 है, 85 का ए, 85 का सी। चलिए ए देख लेते हैं, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन को प्रेरित, अवलोकन ऑब्जर्वेशन करने के लिए, पहले तो यहां पर ध्यान रखिएगा डियर किस चीज के लिए कही गई है, वो इंतजार करने के लिए बोला गया है, तो ये आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्योंकि अवलोकन तो हो ही रहा है। चलिए डाउट में रखते हैं इसको, कई बच्चे कह रहे हैं सी क्या है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, ये लीजिए ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। आगे देखते हैं, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित करना, लीजिए पहला ऑप्शन जो है ऑलरेडी थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन डाउट से हट जाता है क्योंकि अवलोकन तो यहां पर भी कर रहे हो, साथ ही साथ में अपना अनुभव भी साझा कर रहे हो और उस पर चर्चा भी कर रहे हो, तो उससे कई ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है आंसर डियर। जिस बच्चों ने लगाया सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर तीनों चीजें हो रही है ना, एक केवल एक नहीं हो रही है। चलिए नीचे दिया गए सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ जो होता है, कौआ और बत्तख और मछली, जल्दी से बताइए, टोटोटॉइस, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, इनमें से कौन सा आपका दूसरों से भिन्न है वो आपको बताना है। सिंपल सी बात है, आपको देखते ही लगा लेना चाहिए था, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। बी 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 ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जो होता है वो आपका हवा में भी उड़ सकता है और जमीन पर भी, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो अंडा कछुआ भी देता है, घड़ियाल भी देता है, मछली भी देता है, मछली पानी में भी रहती है, घड़ियाल भी और कछुआ भी, कछुआ जमीन पर भी रहता है, घड़ियाल जमीन पर भी रहता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो कौआ जो है इसमें अलग विशेषता देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही था आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है, हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। आपको मैंने बोला था हांगकांग में सांप से बने हुए डिश खाए जाते हैं, केरल में वल्लम यानी कि छोटी नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, टैपियो को खाया जाता है, कश्मीर में जो होता है वो क्या करा जाता है, बोट शिकारा के द्वारा घूमा जाता है, ढालू वगैरह छत बनती है इनकी, साथ ही साथ में नारियल के तेल में पनी हुई मछलियां खाई जाती है, और गोवा में समुद्र की मछलियां खाई जाती हैं, किसमें, नारियल के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में, उल्टा बता दिया मैंने। चलिए तो इस हिसाब से मैच कर लीजिए क्या है,
ओके, केरल में जो है उबला हुआ टेपिया को खाया जाता है, हांगकांग में जो खाया जाता है वो पका हुआ सांप खाया जाता है, गोवा में जो खाया जाता है वो नारियल के तेल में तली हुई मछली खाई जाती है, कश्मीर में सरसों के तेल में। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा है, हांगकांग का पांचवा, हांगकांग यानी कि पहले का पांचवा तो बहुत ज्यादा है। चलिए और देखते हैं, केरल में पहला, केरल में बी का पहला, बी का पहला यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था मैराथन में भी और डिटेल क्लास में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जल्दी से बताइए, ये कौन सा आंसर बचाएगा, कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट बताइए। सतासी डियर 88, ध्यान रखिएगा इसका, जिस जिस बच्चों ने इसका मैना लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया। मैना जो होती है अपनी गर्दन जो है वो झटके से आगे पीछे कर लेती है, क्या कर लेती है, झटके से आगे पीछे कर लेती है। और उल्लू जो है अपनी गर्दन को अत्यधिक घुमा लेता है, क्या कर लेता है, अत्यधिक घुमा लेता है। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला, राजस्थान के में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छत कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, बिल्कुल सही है। अब राजस्थान की घरों की विशेषता है ये। मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है, पत्थर और लकड़ियों के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ले में पत्थरों के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, निचली मंजिल पर जरूरतों का सामान और जानवरों को रखा जाता है, बिल्कुल सही है। ले में जो है पत्थर, चूने और मोटे मोटे लकड़ियों के बनाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ए एन सी कहां पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाथी जो है बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं या दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। चलिए आगे चलते हैं, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को इनको ठंडक मिलती है और किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी क्या करती है, फैसले लेती है। चलिए तो ये 4 ऑप्शन थे, एक मैंने आपको सही बता दिया, 3 आपको मैंने बताए नहीं। और ये बताइए मुझे आपका आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि हाथियों के बारे में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बताइए। ए सी डी, ओके। नाम क्या है इनका, इनका नाम है दिव्या शर्मा, ओके। चलिए 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 चलिए, 90 का ए, हीना गुप्ता 90 का ए, गलत लगा रहे हो डियर, जो 90 का ए लगा रहा है। चलिए हाथी के बारे में ध्यान रखिएगा, एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 1 क्विंटल या फिर 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खाता है, 200 किलो नहीं खाता, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ये गलत है, हटा दो, बाकी तीनों ऑप्शन सही थे इसके, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सी एंड डी, यानी कि सी डी एंड ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका हाथियों के बारे में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। तो ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए पहले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके, और बाकी आपके 30 क्वेश्चन आगे करेंगे हम अभी। जल्दी से बताइए, पहले फीडबैक दीजिए, कितने क्वेश्चन सही हुए, जल्दी से बताओ। सोनम तिवारी जी ले लिया आपका नाम, और बताइए। तीस क्वेश्चन में से कई कितने सही हुए, 29, 20, 30, चलिए 22, 27, 30 में से 30, चलिए बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चों के 25, 26 से ऊपर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है। चलिए ये 30 क्वेश्चन हो गए, अगले 30 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब अगले 30 क्वेश्चन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ये जो पेपर कर रहे थे हम वो दिसंबर 2019 का कर रहे थे, ठीक है। चलिए ये रहा आपके सामने पेपर, ठीक है, कब का है उसको छोड़ दीजिए, अब बाद में चेक करेंगे हम ये कब का है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं पहले। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों की, ध्यान रखिएगा आप सभी को पता है अलग अलग करके 6 उप विषयों में इसको क्या करा है, निर्मित किया गया है। मैं पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र, ध्यान रखिएगा यहां पर क्या बोला है, पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र के उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है, यानी कि इन 4 कारणों में से एक कारण जो है वो गलत है और आपको वो गलत ही चुनना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, कौन सा इसका गलत आंसर है। चलिए 61 का सी क्या है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ये तो बिल्कुल सही है, जैसे कि सांप से सपेरों का जीवन जुड़ा हुआ, आजीविका जुड़ी हुई है, ये तो सही है, हमें तो एक गलत चुनना है ना। चलिए ए बोल रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान, ये तो बिल्कुल सही है, हमारे समाज में पौधे और पशुओं का क्या स्थान है उसको समझने के लिए विद्यार्थियों का कहना, ये भी सही था। तो किस किस बच्चों ने इसका ये लगाया। चलिए सी तो यार सही है, हमें गलत चुनना है, एक कारण को छोड़कर गलत चुनना है। तो इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, परिवार और मित्र को समझाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बचा कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ध्यान रखिएगा उनको सक्षम बनाना होता है, लेकिन केवल पौधे और पशुओं को नहीं, उसके साथ कैसे हम जुड़े हुए हैं वो भी समझाना है। तो डी इसका सही आंसर था। ठीक है, देख सकते हो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। चलिए डी बिल्कुल सही आंसर था। आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है, देखिए बोल रखा है आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, यानी कि जो सर्वे किया गया है उसका क्या उद्देश्य है। तो ये 4 है और सही है वो आपको पूछा गया है, इन चारों में से बताइए कौन सा सही है, कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए। 61 का डी, बिल्कुल डियर 61 का डी आप में से जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। जॉब कहां होगी डियर, जब आप राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो राजस्थान में ही जॉब होगी ना दिव्या जी। चलिए बच्चे कह रहे हैं ए होगा इसका आंसर, ए बी एन सी एंड डी। चलिए देख लेते हैं। सर्वेक्षण में देखो आप जब भी सर्वे कर रहे हो तो समुदाय के साथ क्या करोगे, आप क्रियाएं करोगे, अवसर प्रदान होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशीलता होगी, लोगों से आप मिलोगे जुलोगे संवेदनशीलता बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर, बिल्कुल डायरेक्टली सीखने का मौका मिलेगा जब आप खुद सर्वे करते हो, ये भी सही है। आकलन के एक अवसर के रूप में बिल्कुल इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी एन सी ये और डी, ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, ओके 63 से 65 के कुछ क्वेश्चंस दिए गए, यानी कि 63, 64 और 65 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उनका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार थे। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। अब देखो 7 से 8 वर्ष के बच्चे, इनसे क्या उम्मीद रखोगे आप, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन के बारे में क्या समझ होगी इनको। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन एज इट इज का एज इट इज उठाया गया है। चलिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला, यह उत्तर, ये जो बोला है भगवान ने पानी पी लिया, आग ने पानी सोख लिया, ये क्या है, यह उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो क्या बताते हैं जल्दी से बताइए, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। चलिए 63 का 4 क्या है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पीय विचार, बिल्कुल डियर सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर 4 लगाया है। क्यों, क्योंकि ये जो विचार है ना वो बच्चे के अपने मन के अपने विकल्पीय विचार है, अपने उनके खुद के अनुभव है, वाष्पीकरण को वो समझ नहीं सकते और इस उम्र के बच्चों से हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि वो समझ पाए इस चीजों को। बच्चे के जो थॉट्स हैं उन्हीं थॉट्स को समझाते हुए बच्चों को आगे लेकर चलेंगे। तो ये वाष्पीकरण यानी कि जो आपका वो भी हुआ है, इवेपोरेशन हुआ है, उसके अपने ही कुछ थॉट्स थे, अपने ही कुछ विचार थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को इन उत्तरों का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए। ओके, यहां पर देखो क्या बोल रखा है, सामना, हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, आधा मान नहीं है, सामना होना चाहिए। ठीक है,
चलिए मेरे से मिसप्रिंट मतलब मिस बोलना हो गया। चलिए क्या बोल रखा है, इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, हाउ शुड द टीचर डील विद दिस रिस्पॉन्सेस। जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके या वाष्पीकरण की परिभाषा देकर। जिस जिस बच्चों ने ये लगाया बी वो तो हटा ही दीजिए, कभी भी हम परिभाषा के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें या बच्चों को बता दें कि वह गलत है। क्या बोल रखा है कि किस प्रकार करना चाहिए, ओके 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 किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। 64 का ए। देखो यहां पर देखो जल चक्र जो है एक मानक चार्ट प्रदर्शित कर सकते हो, तो जल चक्र के आप मानक चार्ट प्रदर्शित करोगे तो बच्चों को आप और परेशान करो। क्यों? क्योंकि वहां पर संघनन भी आ जाएगा, कंडेंसेशन भी आ जाएगा, और 7 से 8 वर्ष के बच्चे जो है वो इवेपोरेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो कंडेंसेशन कैसे समझ पाएंगे, संघनन कैसे समझ पाएंगे। तो ये भी एक तरीके का गलत ही पॉइंट है, क्योंकि जल चक्र समझाना जो है वो और टिपिकल हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या होगा कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे आप? चर्चा प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप एक दूसरे से चर्चा करेंगे, बच्चे के अनुभव आप पूछोगे, आप अपने अनुभव बच्चों को बताओगे, वो बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट आपका बोल रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्या बोल रखा है? वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोचों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। कौन सा यहां पर एक टॉपिक क्या हो सकता है उसके बारे में, डाइवर्जिंग थिंकिंग के बारे में। क्या बोल रखा है? डाइवर्जिंग थिंकिंग के बारे में बोल रखा है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए बच्चों का आंसर आने लग गया ए। ओके, ए क्या है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ध्यान रखिएगा उसके विषय में आपको क्या सोचना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना है। तो आप खुद सोचिए अगर जल चक्र नहीं होता तो क्या होता। बिल्कुल डियर सही आंसर लगाया। इसके आंसर एक से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सोचोगे यार नहीं होता तो जिस जगह सूखा पड़ता उस जगह बारिश नहीं होती, खेती में प्रॉब्लम हो जाती, कई प्रकार के वन्य जीव नष्ट हो जाते। बिल्कुल, तो एक से ज्यादा उत्तर देखने को मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है कि अगर क्या होता जल चक्र होता ही नहीं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू एंड कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। लीजिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने बात करी थी 2019 वाले पेपर की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर के निकटवर्तीय राज्यों में। तो जल्दी से बताइए निकटवर्तीय राज्य कौन सा। ओके, उसमें केरल का पूछा गया था, सॉरी उसमें केरल का पूछा गया था, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का पूछा गया। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे कह रहे ए। ओके, ये कैसे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। पंजाब कब से जम्मू कश्मीर का निकटवर्ती राज्य हो गया यार? ओके 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए इसका सही है, सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। पंजाब बिल्कुल निकटवर्ती राज्य तो है। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर से अब क्वेश्चन, ये हो गया पीओके, ये हो गया आपका चाइना वाला ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। यहां से जो है वो बटा है आपका इतना सा हिस्सा, वो है कश्मीर, ये है नया कश्मीर, ये है आपका लद्दाख। यहां से हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और यहां से टूटकर निकलता है आपका पंजाब, नीचे से निकला आपका उत्तराखंड और उसके नीचे आपके अलग अलग राज्य निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जम्मू कश्मीर है इसका निकटवर्ती राज्य लेह एंड लद्दाख है। राज्य तो नहीं, यूनियन टेरिटरी है अब ये। जम्मू कश्मीर के बगल में आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, बगल में आ जाता है आपका पंजाब। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया बिल्कुल सही लगाया है, और साथ ही साथ में यहाँ पर लेह और लद्दाख भी होता ना तो वो भी सही होता, न्यू इंडिया के हिसाब से। ध्यान रखिएगा किस हिसाब से, न्यू इंडिया के हिसाब से, ठीक है। सर डरा दिया। नहीं, इसका सही है। उत्तर प्रदेश तो गलत है, राजस्थान भी गलत है और उत्तराखंड भी गलत है। तो उत्तराखंड तो नीचे की तरफ आ जाता है ना। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ए लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उन क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण को मिलान कीजिए। मनाली में मैंने आपको बताया था, राजस्थान में बताया था, असम में बताया था, लद्दाख में बताया था। लीजिए बताइए इन चारों। ओके, चार ऑप्शन तो नहीं है,
चलिए जो भी दिख रहा हो उस हिसाब से लगा लीजिए, मैं मैच कर देता हूँ। चलिए देखो राजस्थान में कैसे बनते हैं आपके घर, कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं, यानी कि ये रहा। असम में कैसे बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और लद्दाख में कैसे बनाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत, नहीं समतल छत होती है। पत्थर के बने जिनके फर्श और छत जो होते हैं वो लकड़ी की बनी होती है, बिल्कुल ये रहा। बचा आपका एक, तो ये बना आपका इससे, ठीक है। हाउस बोट जो होता है वो कहाँ पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरल वगैरह में होता है। तो इस हिसाब से आप मैच कर लीजिए, पहले का दूसरा ये रहा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा ये रहा, और तीसरे का पहला ये रहा, और चौथे का पांचवा ये रहा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। घरों की विशेषताओं के बारे में जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिजाइन बने होते हैं वो किस प्रकार की चीजों के कारण होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। तो ओके बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बिल्कुल डियर, जो उनका जो त्वचा पर पैटर्न बना होता है ना वो बालों के रंग की वजह से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका जंगल भूमि पर और उन पर पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह किसने कहा है, किस नियम ने कहा है। तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। और ये जो कंजूस बच्चे हैं 1600 बच्चे लाइव हैं, और लाइक कितना बच्चों ने करा, 800 बच्चों ने। तो ये जो 800 बच्चे बचे हुए हैं तो कृपया करके लाइक कर दें वीडियो को, और साथ ही साथ में शेयर कर दें फटाफट फटाफट। 2000 बच्चे करिए लाइक, ठीक है, फटाफट कर दीजिए इस चीज को। तो जिस जिस बच्चे ने लाइक ना करा हो लाइक कर दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए तो सही आंसर क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड, जिस जिस बच्चों ने इसका सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि जंगल जो है वो अधिकार अधिनियम जो है वो 2007 के अकॉर्डिंग, या फिर कई कई बार 2006 भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो कम से कम 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं वहां पर उनका अधिकार देता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो मच्छरों द्वारा कौन सा है इसका रोग फैलने वाला, जल्दी से बताइए। चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर डेंगू, मलेरिया एंड चिकुनगुनिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। घटपर्णी पौधा जो नेफ्रेथिस पौधा होता है, कीटाहारी पौधा होता है, जो कि बड़ी चालाकी से क्या करता है, पौधों का चूहे छोटे मोटे कीड़ों मेंढकों का शिकार करता है। भारत में नहीं पाया जाता, गलत है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है, चालाकी से फंसाएगा और उनको चबा जाएगा, तो मतलब खा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनि नहीं निकालता, खुशबू निकालता है। छोटे छोटे उनमें जो होते हैं कांटे नहीं होते, अंदर की तरफ पत्ते से एक ढका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सर 67 का फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। 67 क्या है देखते हैं एक बार। 67 60, अरे यार मैंने बताया तो था डियर, यहाँ पर जो मनाली होता है ना, मनाली में जो घर बने होते हैं वो पत्थर और लकड़ियों के बने रहते हैं, और इनकी छतें जो होती हैं वो ढालू छतें होती हैं, यानी कि उल्टा वी होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी से लीपे पोते जाते हैं, जाकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है ताकि अंदर ठंडक बनी रहे, और दीवार भी मोटी मोटी होती है, और छत कैसी बनी होती है, कटीली झाड़ियों से बनी होती है। असम जो होगा वो बांस के 10 से 12 फीट ऊंचे खंबे गाड़कर प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर घर बनाया जाता है, या 3 से 3.5 मीटर ऊंचा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ एरिया है, बाढ़ से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। अंदर से भी घर लकड़ी का ही होता है और बाहर से भी बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और लद्दाख में पत्थर से बने हुए घर होते हैं जिनकी फर्श और छतें जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, और समतल छतें होती हैं। लद्दाख की जो घरों की छतें होती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर सब्जियां और फल सुखा लिए जाते हैं और सर्दियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देख लीजिएगा जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया। ओके बच्चे कह रहे हैं सर 68 को भी रिपीट कर दीजिए। 68 क्या, चलिए समझ लेते हैं। अरे डियर ये बताइए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में एक टाइगर है, टाइगर जो है उसके शरीर के ऊपर जो विविध पैटर्न बना रहता है वो ब्लैक वाला लाइनिंग बनी रहती है, वो किस कारण होती है, उसकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण से बनी होती है। उसके शरीर पर उसके
खाल पर थोड़ी, चमड़ी पर थोड़ी उसका डिजाइन बना रहता है, बाल पर डिजाइन बना रहता है। अगर बाल उसकी शेविंग करके उड़ा दो तो वहां पर अजीब सा ही शेर दिखने लगेगा। तो त्वचा पर बालों के कारण वो पैटर्न बन रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चलिए, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ की किस समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? तो आपको बताया था एनीमिया से बचने के लिए लौह तत्व वाले पदार्थ खाए जाते हैं, जो कि किस में होते हैं? हरी पत्तीदार सब्जियों में होते हैं, गुड़ में होते हैं, आंवला में होते हैं। तो यहां पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर्थ, आंवला, पालक और गुड़, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सभी आंसर सही आंसर था। ठीक है, बिल्कुल बाल हटा दिए जाएंगे तो डिजाइन बचेगा ही नहीं। 69 प्लीज, 69 क्या हो गया बच्चों को? ओके 69 डियर, मैंने आपको बोला था ये सूर्यमणि जो थी झारखंड में, उसने जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करा था, जिसमें कानून पारित किया गया था 2007 दिसंबर 2006 से बात चल रही थी, लेकिन अगले साल वो लागू हुआ, जिसका नाम था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, जंगल अधिकार कानून 2007। इसमें कहा गया है कि जंगल में कोई भी व्यक्ति कम से कम 25 साल से रह रहा हो तो उसको जंगल की भूमि से हटाया नहीं जा सकता। जंगल पर जो भी पैदा हो रही है उन वस्तुओं पर उन जंगलों के आदिवासियों का हक है, और साथ ही साथ में जंगल को बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। ये कहा गया था आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत। तो सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। ये किस देश से लाए थे व्यापारी? तो आप सभी को पता है पुर्तगाली लोग इसको देश, कौन से देश से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे, साउथ अमेरिका से लेकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? लीजिए बताइए कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि अपने थॉर्न्स यानी कांटों के बीच में, जैसे कि कैक्टस या फिर मेहंदी के मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? ओके, बच्चे कह रहे हैं सर 68 का एक बार और चेक कर लीजिए। चलिए 68 को भी एक बार और चेक कर लेते हैं, टेंशन की इस बात की। ठीक है, चलिए बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चे ने इसका डव बर्ड लगाया यानी कि फख्ता लगाया वो बिल्कुल सही है। ये तो अपना एक कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है शिकारी जानवरों से बचाने के लिए, या फिर मेहंदी के मेड़ पर बनाता है। ओके, तो सी इसका बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है 68 को चेक कर लीजिए। चलिए 68 को चेक कर लेते हैं। ओके 67 है ये। अरे भाई मैंने 68 चेक कर तो लिया डियर, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। अब आप चेक कीजिए, मैंने चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है, लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं, वृक्ष पर ही रहता है, पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो कौन है ये? स्लॉथ भाई साहब है। ये कौन है? स्लॉथ है। सुस्तीराम होता है, एक तरीके का जानवर होता है। जिस जिस बच्चों ने इसका सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है? तो मैंने आपको बोला था जिसकी 2 टांगे होती हैं उसको दुगना कर दो यानी कि 4। अब वो ऐसा कौन था? तो वो थे चील, गरुड़ और गिद्ध। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, चील भी 4 गुना बेहतर देखता है, गरुड़ भी और गिद्ध भी। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। चलिए आप खुद पढ़िए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को और बताइए सही आंसर क्या होगा। मुझे पता चल गया इसका आंसर क्या होगा। चलिए जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया है झूम खेती, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है? जब कोई सपेरा अपने जो यंत्र होता है, जो वध यंत्र होता है, जो बीन होती है उसको बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करता है वो। तो
आपके विचार से सांप जो है वो इस यंत्र के प्रति जो अनुक्रिया कर रहा है वो कैसे कर रहा है वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था जो स्नेक होता है, क्या होता है, स्नेक जो होता है वो क्या क्या होता है, उसके छोटे छोटे कान होते हैं, और जो वो सुनता है वो कैसे सुनता है, तो जमीन पर हो रहे कंपन को सुनता है। वो क्या करता है, जमीन पर हो रहे कंपन को सुनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो उस यंत्र के द्वारा कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके वो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है सर 73 का डी होगा, 73 का डी होगा। चलिए एक बार 73 देख लेते हैं, बच्चों की भी सुन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है डियर, आपको ऐसा लगता है मिर्ची जो है ऑस्ट्रेलिया से आई है तो आप लगा लीजिए, मैंने आपको आंसर सही बताया है। ठीक है ऑस्ट्रेलिया से नहीं आई थी मिर्ची, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो परिवार होता है वो अपने आप में ही अलग प्रकार का, एक दादा के साथ एक पोता रह रहा है वो भी एक प्रकार का एकल परिवार है, एक नाना के साथ एक नाती रह रहा है वो भी एक प्रकार का एकल परिवार है, केवल माँ बाप के साथ बच्चे रह रहे हैं वही एकल परिवार नहीं है। तो सही नहीं है, ये हो सकता है, सत्य है, गलत है, हटा दीजिए, सत्य है, हटा दीजिए, सही नहीं है, हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्योंकि परिवार जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ए इसका सही आंसर होगा। ओके चलिए, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अरे यार जैविक, ये भी बताना पड़ेगा कि जैविक होते हैं, तो ये गलत है आंसर। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है बिल्कुल ए इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव पेट में जो आमाशय रस होता है वो तो आपको मैंने बताया था कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है ओके बच्चे कह रहे हैं सर 73 का डी होगा। अब ये 73 कौन सा क्वेश्चन है एक बार उसको भी देख लेते हैं यार, बच्चों की बात सुन लेते हैं। भाई हद है यार, अब बच्चे है ना मिर्ची उबेजिस्तान से ला रहे हैं, अलबुरू नहीं आया था भाई उबेजिस्तान से, मिर्ची नहीं आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 81 कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ या पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, दवाई के गुणों वाली पत्तियां और दवा के गुणों से रहित पत्तियां। दूसरे ने कहा बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? चलिए बताइए सही आंसर कौन सा बच्चा बताएगा इसका, जल्दी से बताइए। चलिए 81 का बच्चे बी बता रहे हैं, 81 ओके बी क्या है, अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए और बच्चों का वर्गीकरण बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ओके चलिए तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो बच्चे ने कैसे करा है, वो करा दवा और अनदवा या फिर छोटी पत्ती या बड़ी पत्तियों। तो ध्यान रखिएगा बच्चे ने क्या करा, अपने अनुभव के साथ साथ अपने ज्ञान का भी इस्तेमाल करा है। जब बच्चे ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पत्तियों में कौन सी दवा और कौन सी बिना दवा वाली है, तो ये वाली सोच लीजिए, और वैसे दुनिया में ऐसी कोई भी पत्ती नहीं है जिसका इस्तेमाल ना होता हो। ओके चलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। तो ये कहना आपका सही नहीं है कि इसका एक कंफर्म उत्तर होगा या नहीं होगा। तो ये जो टीचर है उसने एक तरीके का मान लिया कि एक दवा है और एक दवा रहित है। यार बड़ी पत्तियां छोटी पत्तियां भी तो हो सकती हैं, उस टीचर ने इस तरीके का मान के इस आंसर को सही माना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है बिल्कुल 81 का 81 ही है नहीं, हाँ 81 ही है, सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? तो किसका ध्यान रखेंगे इन चारों ऑप्शन में से? ये हल्का सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने बात करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। मुझे नहीं पता था ना क्वेश्चन क्या है, बच्चों को लग रहा था पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल पटरानी कहा जाता है मिर्ची को ये हुई ना बात, बच्चे ने बिल्कुल पूरा का पूरा वही लिख दी, कविता ही लिख दी।
चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका क्या है फोर्थ, 82, 82 ही है ना ये, हाँ 82 का ए, 82 का ए, 82 का ए। चलिए कई बच्चे कह रहे थे ए और कई बच्चे कह रहे हैं फोर्थ। चलिए देख लेते हैं। बच्चों का रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल डियर, रुचि का ध्यान रखना है। बच्चे में अगर रुचि उत्पन्न कर दी तो बच्चा आराम से सीख लेगा उन चीजों को, ठीक है। लड़का और लड़कियों को समान, बिल्कुल सही है, दोनों को समान प्रकार के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें मूल्यवान सामग्री, यार ये तो गलत है, किसी चीज में मूल्यवान सामग्री लगाओगे तभी वो सीखेगा, नहीं। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर, बिल्कुल डियर, सभी बच्चों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। निम्नलिखित सभी कथनों पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्षों में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। बताइए वो एक कथन कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर सीख रहे हैं, एक ऑप्शन में ऐसा नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन है उस चीज को आपको चुनना है। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है। चलिए बच्चे कह रहे हैं बी क्या है बी। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि, ये देखिए क्या बोल रखा है, अंक उपलब्धि। गलत है डियर, कभी भी हम अंक उपलब्धियों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही था, हमें एक चुनना था छोड़कर, वही आपका बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल बी इसका सही आंसर है जिस जिस बच्चों ने लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या बोल रखा है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा सबसे उपयुक्त होगा वो पूछा गया है। और कल मैंने आपको बताया था किसके बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में। किसके बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे, नहीं देखी होगी तो नहीं दे पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है। चलिए 83, 84 का सी क्या है, निर्धारण मापीय, फिर इसको यार रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने इसका सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो गुणों के आधार पर बांटा गया है, कम से कम 3 बिंदु, ज्यादा से ज्यादा 7 बिंदु। कल मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था। तो जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। 85 नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। आगे बोल रखा है इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ओके, ये 4 है आपके पास और इनमें से कौन सा दृष्टि से ठीक है वो आपको बताना है। तो सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। कुछ सब्जियां फल होती हैं, लाइक टमाटर, टमाटर को आप फल में भी गिनते हो और सब्जियों में भी गिनते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि कुछ सब्जियों को हम कच्चा भी खा लेते हैं और कुछ सब्जियों को हम पका हुआ भी खा लेते हैं। तो 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि कक्षा 4th की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध यानी कि जो बड़े लोग हैं से यह पूछें कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं या पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रखा है, ये वाले बात को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछना अभिव्यक्ति, ओके लीजिए ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। आप प्रश्न पूछ रहे हो तो यहां पर आप अपने विचारों को थोड़ी अभिव्यक्त करोगे, यहां तो आप जो जिन बच्चों जिन वृद्ध आदमियों से पूछ रहे हो वो अपने विचार को अभिव्यक्त करेंगे। तो यहां पर अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशंस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर। प्रयोग तो हो रहा है ना डियर, प्रयोग तो आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप जब पूछ रहे हो अपने बुजुर्गों से तो प्रयोग ही तो कर रहे हो आप, चर्चा भी वहां पर हो रही है, प्रश्न पूछ ही रहे हो आप, लेकिन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो ना अपने विचारों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्रियों से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चारों ऑप्शन में से बताइए सही आंसर क्या होगा। कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए। चलिए बच्चे कह रहे हैं सर 85 को रिपीट कर दीजिए। चलिए बताते हैं, रिपीट करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए 87 का बताइए, 85 रिपीट करना है। ओके, याद कर लिया मैंने। चलिए बच्चे कह रहे हैं 85, चलिए 87 का बच्चे कह रहे हैं डी कह रहे हो, ओके ए कह रहे हैं। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में यार ये कैसे कर सकते हो, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो श्रेष्ठ विद्यार्थी है उसके बारे में निर्णय लेने के रद्दी से बनी हुई चीजों को आप बनाओगे उसके लिए करोगे, नहीं, कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगाया जिस जिस बच्चों ने लगाया, ठीक है।
चलिए, एक बच्चा कह रहा सर 85 को देख लीजिए, 85 क्या है, सही तो है डियर, क्या दिक्कत है यहां पर बताइए, ठीक तो है सही, चलिए ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। 88, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रखा है, ये 4 ऑप्शन और बोल रखा है ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए कि मैं क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, यानी कि कितनी अच्छी बनाई है, एक्टिविटी प्लान बनाया, ओके। चलिए, दूसरा, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ओके। मेरी शक्ति क्या थी, ओके। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ओके। अब देखो यहां पर क्या बोला गया कि मैंने क्रियाकलाप, एक्टिविटी जो होता है वो टीचर क्या करता है, टीचर भी बनाता है और बच्चे भी बना सकते हैं, कौन, स्टूडेंट भी बना सकते हैं। चलिए, योजना का अनुसरण जो करता है वो कौन करता है, क्या पता एक बच्चे को दे दी हो वो बात, तो टीचर भी करता है और स्टूडेंट भी करते हैं, ओके। मेरी शक्ति क्या है, तो ये जो है वो शायद बच्चों के लिए बोला गया है, वैसे शक्ति क्या है वो टीचर की बात भी दे सकता है, और उनको क्या कठिन लगा ये तो स्टूडेंट की बात है, मतलब टीचर और स्टूडेंट की बात करी जा रही है इन प्रश्नों के द्वारा। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, बच्चों और शिक्षक दोनों का स्वयं आकलन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर था, ठीक है, बिल्कुल फोर्थ इसका सही आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, यानी कि जो भाषा होती है पर्यावरण अध्ययन में वो कैसी होनी चाहिए, रियल लाइफ या फिर डेली लाइफ की भाषा आपकी होनी चाहिए, ठीक है, उस भाषा का आपका प्रयोग होना चाहिए। पेडागोजी का टर्म में मैंने आपको बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, दिन प्रतिदिन की भाषा, कैसी, दिन प्रतिदिन की भाषा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर था इसका, ठीक है। चलिए ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी या विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो कि हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, उपयुक्त में से सही आपको चुनना है। चलिए, कल मैंने आपको जो पेपर करवाया था उस पेपर में मैंने आपको एक 90 क्वेश्चन जो दिया था वो होमवर्क के लिए दिया था। क्या दिया था, होमवर्क के लिए दिया था। उस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने मिथ्य लगाया हो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया हो, बिल्कुल सही आंसर लगाया था। पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली है, दिमागदार होते हैं, ये कहना क्या है, एक तरीके का मिथ्य है। तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया था कल वाले क्वेश्चन का, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। उसी प्रकार से आज आपका ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। किसमें, ऑफलाइन कमेंट में, नीचे वाले कमेंट में बताइएगा, अभी ऑनलाइन वे में नहीं बता, ओके। इसमें मत बताइएगा, ऑफलाइन वाले कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा वो आपको बताना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब इस 30 क्वेश्चन में से, पहले 30 क्वेश्चन में से आपने बता दिए थे, अब इस 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, या फिर इसको छोड़ दीजिए, आप बताइए टोटल 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी शाम को 4 बजे, कितने बजे, शाम को 4 बजे आपकी मैथ की मैराथन क्लास होगी। तो जो बच्चे लेना चाहते हो तो शाम को 4 बजे अपनी मैथ्स की मैराथन क्लास ले सकते हो, ओके। चलिए, और साथ ही साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जल्दी से जल्दी हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवाओ यार, 500,000 कंप्लीट करवाओ फटाफट। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर 86 को एक बार प्लीज देख लीजिए। 86 हमने गलत बता दिया क्या, चलिए देख लेते हैं 86 को। अरे डियर 101% ठीक है, कौन बच्चा कह रहा है गलत है, बताओ। आप खुद सोचो ना, एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा, किसने, शिक्षक ने, क्या पूछने के लिए कहा, उनसे ये पूछने के लिए कहा कि वो पौधे जो पहले थे वो आज हैं कि नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब जब वहां पर आप पूछने के लिए गए हो तो प्रयोग तो हो ही रहा है ना, एक तरीके का सर्वे तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ में चर्चा भी हो ही रही है, लेकिन अभिव्यक्त कहां पर हो रहा है, यहां पर बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर पाएगा, ये बताइए ना आप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सर प्रयोग है, प्रयोग डियर आपका आंसर गलत है, जो बच्चे प्रयोग लगाएंगे वो गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है अपने बुजुर्गों से पूछने गया है, बुजुर्गों से पूछने गए हो तो प्रयोग तो कर रहे हो ना आप,
101% इसका बी सही है। यहां पर अभिव्यक्ति नहीं होगा, बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। बच्चे के अंदर जो विचार चल रहे होंगे उनके विचार यहां पर कोई मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को एक प्रश्न दिया गया है और बच्चा उस प्रश्न का जवाब लेने गया है, प्रयोग कर रहा है, चर्चा हो रही है। नहीं डियर, सी जिस बच्चा जो बच्चा सी लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। बाकी अगर आपको लगाना तो डियर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, बाकी आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है सारी की सारी बातें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, सभी बच्चों को और मेरी टीम की ओर से। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।